वेक्टर का इंट्रोडक्शन तो हो गया था ना अपना लास्ट क्लास, सबको पता चल गया वेक्टर क्या होता है आज, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। हाँ, अब टाइप ऑफ वेक्टर में सबसे पहला ध्यान से सुनना बेटा, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर किनको बोलेंगे? आंसर है वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। बेटा अगर दोनों ही चीज़ें सेम हो गई दो वेक्टर की, तो हम क्या बोल देंगे, दोनों क्या हैं, इक्वल है। जैसे मैंने एक वेक्टर बनाया ऐसा और ये बना दिया दूसरा, आप इनकी लेंथ चेक कर सकते हो, सेम है, लेंथ सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी इनकी सेम है क्योंकि दोनों का हेड एक ही तरफ आ रहा है, तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब मान लेते हैं ये पहला वाला वेक्टर है ए और ये दूसरा वाला है बी। जो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी बेटा आज के बाद हम उसके ऊपर एक एरो का साइन लगाएंगे। तो इस सिचुएशन के बाद मैं बोल सकता हूँ कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इनमें से अगर एक चीज़ भी बदल गई तो फिर वो वेक्टर इक्वल नहीं कहलाएंगे। जैसे ये और ये इक्वल है क्या? लेंथ जरूर सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए फिर ये इक्वल नहीं होंगे, है ना। जो इक्वल नहीं है वो क्या है, अनइक्वल। अब बताना ये अनइक्वल है, इसमें दो एरो भी इधर उधर जा रहे हैं और लेंथ भी सेम नहीं है, यानी कि ये तो अनइक्वल दिख ही रहा है आपको, ठीक। और कौन से होते बताओ आप लोग? ओके, अब सुनना, ये समझते हैं अपन कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? कोलिनियर पॉइंट्स का क्या मतलब है? अपन ने 10th में पढ़ा था हल्का फुल्का, ऐसे पॉइंट जो सेम लाइन पे आ जाते हो। जैसे बेटा ये पॉइंट्स हैं, तो अगर ये तीनों सेम लाइन पे आ रहे हैं तो क्या बोल देंगे हम? अब पॉइंट्स को छोड़ो, अपन ने ले लिया वेक्टर। क्या ये दोनों वेक्टर सेम लाइन पे आ रहे हैं क्या? तो मैं क्या करूँगा, किसी एक को तो फिक्स कर लेता हूँ यहीं पे, इसको डिस्प्लेस करा के यहाँ पे जमा देता हूँ और चेक करता हूँ, ए वाला तो एज इट इज़, बी वाले को मैंने उठा के ऐसे जमा दिया, तो क्या एक लाइन का फॉर्मेशन हो गया? क्या हो गया? तो हम क्या बोलेंगे, दोनों क्या हैं, कोलिनियर, एक लाइन पर आ गए। अब कोलिनियर में भी आपको दो कैटेगरी है। पहला लाइक वेक्टर्स या फिर पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा क्या है, अनलाइक या फिर एंटी पैरेलल। कोलिनियर का मतलब सेम लाइन पे आ जाए, दैट्स इट। अब उसकी दो कैटेगरी है, लाइक का दूसरा नाम क्या है, पैरेलल, या फिर अनलाइक, एंटी पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा बेटा, दोनों वेक्टर के हेड क्या होंगे, सेम होंगे, जैसे ये दो, तो पैरेलल है। लाइक वेक्टर बोल सकते हैं, कोलिनियर की टाइप है। अच्छा, इसमें सिर्फ हेड देखना है अपन को, लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ये पहला, ये दूसरा, बताओ ये कोलिनियर है क्या? बिल्कुल है। कोलिनियर में कौन से हैं? ये लाइक, क्योंकि दोनों का हेड सेम तरफ है। अनलाइक में क्या होगा बेटा, इसका हेड इधर है, इसका हेड इधर है, इसको उठा के मैं यहाँ पे रख दूँ अगर, तो एक लाइन का फॉर्मेशन तो फिर से बन जाएगा, ये वापस से क्या बन गए, कोलिनियर। बट क्योंकि हेड दोनों के अपोजिट है, इसलिए क्या बोलेंगे, या फिर एंटी पैरेलल। पैरेलल एंटी पैरेलल दोनों ही क्या हैं, कोलिनियर। क्या बात समझ में आ गई क्या? बोलो शाबाश शाबाश। और बताओ कौन कौन से?
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, समझना। अगर मैंने ये ए वेक्टर ऐसे बना दिया है ना, मैं आपको बोलूँ इसका नेगेटिव बनाओ, नेगेटिव ए का, तो ए का नेगेटिव क्या होगा, माइनस है। वेक्टर में माइनस साइन जब भी इस्तेमाल हो जाता है तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। तो यार बेटा अगर ए ये है तो तुम सोचो माइनस ए क्या होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। लेंथ सेम रहेगी, हेड टर्न हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब ध्यान देना, मान लो मैं बोल रहा हूँ बी वेक्टर ऐसा है, तो माइनस बी इसका अपोजिट होगा। क्लियर है क्या? एक चीज प्रॉपर्टी याद रखना, ए में अगर माइनस ए जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, जीरो, जीरो वेक्टर। क्या बनेगा, जीरो वेक्टर। ठीक है, दो वेक्टर को जोड़ते हैं ना अपन, तो वापस से हमें क्या मिलता है, जीरो वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ने से वेक्टर मिलता है। ओके, ये हो गया। और बताओ, कोप्लेनर वेक्टर्स। बेटा कोप्लेनर वेक्टर्स किसको कहते हैं, देखना। को मतलब होता है सेम, प्लेन, प्लेन का मतलब होता है एक फ्लैट सरफेस। ठीक, तो एक फ्लैट सरफेस पर जितने भी वेक्टर्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, कोप्लेनर। जैसे ये एक सरफेस बना ली मैंने, अब इसमें मैंने कुछ वेक्टर बना दिए, ये सब क्या होंगे बेटा, कोप्लेनर, क्योंकि सबके सब एक ही सरफेस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इन सब का सरफेस सेम है। बोलो क्लियर है क्या बात? ओके, ठीक है ना। और बताओ कौन से कराए थे? ओके ओके, देखो बात समझना अच्छे से। देखो मैं कुछ वेक्टर बना रहा हूं, इस लाइन को क्या बोलेंगे, कल जो आए थे बच्चों को बताएंगे, लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलेंगे इसको, लाइन ऑफ एक्शन। शाबाश। अब देखना बेटा, बात को समझना थोड़ी सी। इनके नाम रखते हैं अपन, ए बी सी और डी। ये मैंने कुछ वेक्टर्स बनाए और उनकी लाइन ऑफ एक्शन बनाई है। आप मुझे बताओ, ये सभी का लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कर रहा है ना। तो अगर वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन, ध्यान से सुनना, वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाए तो उन वेक्टर्स को हम बोलते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स क्या होंगे, इनके लाइन ऑफ एक्शन किसी एक जगह पर इंटरसेक्ट कर जाए। तो बेटा ए बी सी डी सबके लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये सारे क्या कहलाएंगे, कॉनकरेंट वेक्टर्स। ये आप लिख लो। ठीक है, अब इसमें देखना बेटा, ध्यान लगाना थोड़ा सा। ये सारे के सारे जो भी वेक्टर्स है, कॉनकरेंट तो है ही सही। आप देखो इनके सबके हेड जा रहे हैं इस पी पॉइंट पे, सबके हेड किधर जा रहे हैं, पी पॉइंट पे। तो अगर सबके हेड यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं तो हम इन कॉनकरेंट को बोलेंगे, एक स्पेशल नाम से बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर्स। समझना, क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर। अब अगर मैं वेक्टर्स को ऐसे बना देता, अब मैं तुमसे पूछता है कॉनकरेंट है क्या, तो तुम्हारा आंसर फिर से होना चाहिए था हाँ है, क्योंकि सबका लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं पे इंटरसेक्ट हो रहा है। लेकिन हेड नहीं जा रहा है, देखो इस जगह पे क्या जा रही है, टेल। तो
तो अगर टेल जाती हुई दिखेगी अपन को इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो फिर इनको क्या नाम देंगे अपन? को इनिशियल वेक्टर्स। दोनों ही क्या हैं? कॉनकरेंट वेक्टर्स। क्या बात समझ में आई क्या? कॉनकरेंट का पता लग जाएगा, कैसे पता लगेगा बताओ? बस लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक जगह पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, पहली बात। अब उसमें भी दो शर्तें हो गई यार, हेड अगर दूर जा रहा है, मतलब सबका टेल इंटरसेक्शन पे आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? को इनिशियल। और सबका हेड अगर जाएगा उस तरफ तो को टर्मिनस। यानी इसकी दो कैटेगरी होती है, को इनिशियल और को टर्मिनस। अब सुनना, मान लेते हैं मैंने ऐसे बना दिया। अब मैंने तुमसे फिर सवाल करा कि ये चारों क्या हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? कॉनकरेंट वेक्टर्स। चारों क्या हैं? फिर से कॉनकरेंट। अब इनमें से ए और सी क्या है? को टर्मिनस, को टर्मिनस। और डी और बी क्या है? को इनिशियल। और पल्ले पड़ गई क्या बात? और चारों ही क्या है? कॉनकरेंट। बोलो क्लियर है क्या? और कौन से थे बताओ? यूनिट वेक्टर से पहले अपन एक काम करते हैं, पहले थोड़ी सी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की। सुनना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। जैसे मैंने ये एक वेक्टर फोर्स वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसे मान लो ईस्ट। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्या हो गई? मैग्नीट्यूड। ये चीज़ क्या हो गई? डायरेक्शन। ठीक है ना? अब अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड जानना चाहता हूँ फोर्स का, मुझे डायरेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ध्यान से देखना, मैं इस फोर्स को ऐसे दो, इसको बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। दो डंडे लगा दो तुम तो ऐसे, ठीक है? तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? अगर एफ पूरा ये है तो ये क्या होगा बताओ? 10 न्यूटन। तो अगर पूरे वेक्टर में से मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है उसका, तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा। या फिर एक तरीका और होता है, मैं एफ तो ऐसे लिखा हुआ है ना, मैं आपसे पूछूं बताओ ये क्या होगा? तो अगर सिर्फ एफ लिखा हुआ है बिना एरो के, तो भी आपको क्या समझना है? मैग्नीट्यूड ही समझना है। यानी आंसर क्या जाएगा? यानी मैग्नीट्यूड दिखाने के दो तरीके हो गए। या तो ऐसे खोपड़ी पे एरो लगा हुआ है तो ऐसे दो डंडे लगा दो तुम, मोड। या फिर कुछ भी मत लिखो, तो ये अपने आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? मैग्नीट्यूड बन जाएगा। अब सुनना, जैसे मैंने एक वेलोसिटी लिखी, तो बताओ, मैंने पूछा तुमसे ये क्या होगा बताओ? चुपचाप तुम्हें क्या बोलना है? 2 मीटर पर सेकेंड। या फिर मैं ऐसे पूछता तुमसे, बताओ ये क्या वैल्यू होगी? तो भी 2 मीटर पर सेकेंड। तो पूरे वेक्टर में से अगर मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड को खींचना है, तो ये तरीका रहेगा उसको दिखाने का। ये लिखाया था क्या सर? ये मेंशन कर लो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ये एग्जांपल ही लिख लो, सबसे बढ़िया है ना। अब सुनना बेटा आगे की बात। मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया अपन ने वेक्टर का। अब मान लो मैं सिर्फ वेक्टर की डायरेक्शन जानना चाह रहा हूँ, बाकी पूरे वेक्टर से मुझे मतलब नहीं है, तो फिर मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सुनना ध्यान से, ये काम का है बहुत। तो फिर मुझे निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिलेगा बताओ? तुमसे सवाल करा मैंने। यूनिट वेक्टर से हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन मिलेगी वेक्टर की। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे खींच के लाएं अपन इस पूरे वेक्टर में से, उसका तरीका समझना। एक बात बताओ यार बेटा, तुम थोड़ा अंदाज़ा लगाओ, इस पूरे में से मुझे ये हटाना है तो डायरेक्शन मिल जाएगी। अब ये पूरे में से ये कैसे हटेगा? अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं, इससे डिवाइड कर दिया मैंने, तो हट गया। क्या बचेगी? सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। यानी कि अपन एक चीज़ समझ गए कि यार यूनिट वेक्टर निकालना हो, अगर यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो आप किसी भी वेक्टर को
अगर डिवाइड कर दोगे किससे, उसके खुद के मैग्नीट्यूड से, तो आपको क्या मिल जाएगा उस वेक्टर का, डायरेक्शन, जिसको टेक्निकली क्या बोल रहे हैं अपन, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर लिखने का तरीका क्या होता है, इसके ऊपर ऐसा एक सिंबल बनेगा कैप, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए कैप। ए कैप का मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, और निकलेगा कैसे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब अपन एग्जांपल ले लेते हैं यही वाला, बताओ ये तो एफ पूरा वेक्टर आ गया अपना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अभी भी बताया था मैंने आपको। अब मैं एफ कैप निकालूं, अगर एफ कैप मतलब फोर्स का यूनिट वेक्टर अगर निकालूं, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फोर्स को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। अब पूरा लिख लेता हूं, 10 न्यूटन ईस्ट अपॉन मैग्नीट्यूड मतलब 10 न्यूटन, 1 बचेगा, यानी यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, निकलेगा कैसे, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। अब इसमें दो खास बात आपको याद रखनी है। यूनिट वेक्टर जो होता है ना, यूनिट वेक्टर की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस। नाम यूनिट वेक्टर है लेकिन इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्यों नहीं है, समझ लो, न्यूटन से न्यूटन तो कट ही गया। यहाँ पे कोई दूसरा भी होता, मान लो मीटर पर सेकंड होता, तो भी मीटर पर सेकंड से कट जाता। मैग्नीट्यूड हमेशा कितना आएगा, 1। यूनिट आएगी क्या, नहीं आएगी। यूनिट वेक्टर इज यूनिटलेस, ठीक है। और क्या देता है अपन को, डायरेक्शन देता है। इसको बोलने के दो तरीके और भी हैं, या तो ए कैप बोल दो, ए हैट भी बोल सकते हैं इसको, और अपन ए कैरेट भी इसको बोल सकते हैं। 3 नाम है, ए हेड, ए कैरेट, ए कैप, ठीक है। इसको और मेंशन कर लो यार नोट्स में, यूनिट वेक्टर वाली जगह। अपने पास देखो 3 डायरेक्शन है बड़ी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, एक्स, वाई और जेड। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। अब एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए क्या बेटा, ध्यान से सुनना है, एक्स डायरेक्शन को बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे, आई कैप। क्या करेंगे, आई कैप। किसको बताएगा, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को बताएगा। एक्चुअल में प्लस एक्स को बताएगा, जे कैप प्लस वाई डायरेक्शन, और के कैप प्लस जेड डायरेक्शन को आपको बताएगा, इंडिकेट करेगा। कोई माइनस एक्स में भाग रहा होगा तो, या माइनस एक्स में जा रहा होगा तो क्या इस्तेमाल करूंगा, माइनस आई, माइनस जे नेगेटिव वाई में, और माइनस के नेगेटिव जेड में। अच्छा जेड किधर है समझना, ये एक्स ये वाई है, जेड इधर आ रहा है, यूँ बाहर, तो जेड बाहर आ रहा है तो माइनस जेड का जाएगा अंदर। इधर एक्स है तो इधर क्या होगा, माइनस एक्स। इधर वाई है तो नीचे क्या होगा, माइनस वाई। अब सुनना, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि एक पार्टिकल है वो 2 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो इसकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट करो, तो मैं ऐसे लिखूंगा v वेक्टर बराबर, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एक्स डायरेक्शन में भाग रहा हो, ये डायरेक्शन इंट्रोड्यूस करा दूंगा आई कैप। मैं कह दूंगा कोई कार चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से माइनस वाई में, तो क्या लिखूंगा, 10 मीटर पर सेकंड माइनस जे कैप। अब ऐसे लिख दूं या इस माइनस को आगे जमा दूं, और बात समझ में आ गई क्या, बोलो ना। तो ये याद रखना, आई कैप, जे कैप और के कैप रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को, कौन कौन सी डायरेक्शन, एक्स, वाई और जेड को पर्टिकुलरली। इतना इतना अपन पढ़ते हैं, फिर इसके आगे का अपन देख लेंगे कल की क्लास में, ठीक है।